पढ़ रहे थे, इसका मतलब है भारत के अंदर देख रहे थे प्रशासन कैसे चलता है, राज्य व्यवस्था कैसे चल पाती है, वो सब चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है, अब भारत के संविधान का विकास जो है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम वो भी यहां पर देख रहे थे। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टार्ट करना था, यहां पर हम पहुंच गए थे। तो फटाफट बताओ कि यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, फटाफट से बता दो, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको कल कवर कराए थे कि भाई ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है जो सेकंड बनी थी। इसके बाद अब हम संविधान के अंतर्गत बात करेंगे, संविधान सभा की। स्टार्ट करें बाबू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसी हैं? हम्म? चलो भाई, तो बात आती है संविधान सभा। ठीक है, वो संविधान सभा आपका टॉपिक आता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कि संविधान सभा क्या होती है, इसका निर्माण किस आधार पर हुआ, ये होती क्या है, इसका आधार क्या था, क्यों इसका निर्माण हुआ, किसके आधार पर निर्माण हुआ, ये दो तीन चीजें आती हैं। आपको मैं बता दूं, क्लास के अंदर प्रीति जिंटा भी आ चुकी है, जिनका नाम है प्रीति जिंटा। वाह जी वाह। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस कारण से बनी थी, कब बनी थी, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना होगा, इसका कार्य क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना, इसकी वर्क क्या था, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण इसका कार्य था। क्या कार्य था इसका? भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका भैया कार्य था। दूसरा पॉइंट हो गया जी हाँ कि सर इसका निर्माण कब हुआ, कब बनी है, कब, व्हेन इट वाज क्रिएटेड। सर ये बनती है हमारी 1946 में, 1946 में। किन बेसिस पर बनी, किस आधार पर इसको क्रिएट किया गया, किस आधार पर क्रिएट किया गया, आधार क्या था, बेसिस क्या थे बाबू, किन बेसिस पर यह क्रिएट की गई। तो सर वो था कैबिनेट एक्ट ऑफ 1946। बाबू इसका बेसिस थे कैबिनेट एक्ट ऑफ 1946, कैबिनेट एक्ट ऑफ 1946, 1946, 1946 का कैबिनेट अधिनियम, 1946 का कैबिनेट अधिनियम, कैबिनेट अधिनियम, कैबिनेट अधिनियम 1946 का। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है सर, जब ये बनी तो प्रारंभ में इसमें सदस्य कितने थे, प्रारंभ में सदस्य कितने थे, प्रारंभ में सदस्य कितने थे, इनिशियल मेंबर्स इसमें कितने शामिल हुए थे, इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स कितने थे। तो बाबू इनिशियल मेंबर्स इसमें देखने को मिले थे 389, 389, 389। क्लियर, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं जी सर। अब जो 389 मेंबर्स थे इसमें से इलेक्टेड कितने थे, इलेक्टेड, इलेक्टेड यानी जिनके लिए चुनाव हुआ हो, चुनाव, चुनाव जिनके लिए हुआ हो वो कितने थे, फटाफट बताओ, ये तो आप बताओगे बाबू। 296। देसी रियासत से कितने थे, प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे बाबू, देसी रियासत से थे इसमें 93। ठीक है जी हाँ। अब ये जो इलेक्टेड थे बाबू, इसमें से भी 292 कहां से थे, 292 सर ये ब्रिटिश प्रोविंस से थे, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस यानी प्रांत। और इसके अंदर 292 के बाद जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी से थे, कमिश्नरी यानी कमिश्नरेट से थे, कुर्ग,
बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर। ठीक है बाबू, अब ये जो 296 लोग थे, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, इसमें भी आपको 3 तरीके से विभाजन देखने को मिलता है कि भाई कांग्रेस से कितने सदस्य थे इसमें, कांग्रेस से कितने सदस्य थे, कांग्रेस के तो 208 तो थे कांग्रेस के। ठीक है, इसके अलावा 73 थे मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के, और बाबू 15 थे अदर, अदर ऐसे ही था, 15 अन्य थे। जी सर जी, ये सारा डेटा बनकर रेडी हुआ यहां पर। ये था आरक्षण का आधार, रिजर्वेशन था ये, रिजर्वेशन बोल लीजिए, पॉलिटिकल डिवीजन, ये पॉलिटिकल डिवीजन था। इसका राजनैतिक विभक्तिकरण, राजनैतिक विभक्तिकरण इसका इस प्रकार से था। ठीक है बाबू, अब बात आती है बाबू कि ये तो प्रारंभ में थे जी, ये किस में थे, ये प्रारंभ में थे जी। लेकिन बात फिर आती है कि सर विभाजन के बाद कितने सदस्य थे, आफ्टर पार्टीशन, विभाजन के बाद सदस्य कितने थे बताओ, विभाजन के बाद सदस्य, मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन, मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन कितने थे, आफ्टर पार्टीशन मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन कितने थे, तो बाबू वो थे 299, यानी 1947। कितने बचे, 299, जिसमें से 70 तो ऐसे हुए जो देसी रियासत के थे, देसी रियासत, और बचे हुए कितने, 229 सदस्य, 229 सदस्य किसके हो गए बाबू, ब्रिटिश प्रोविंस के हो गए, ब्रिटिश प्रोविंस के हो गए, ब्रिटिश प्रोविंस के हो गए। ठीक है, ओके सर, ये बात मैं आपको कल बता चुका था। जी हाँ सर जी, लेकिन बात क्या आती है, जैसे मैंने आपको इसके बारे में सारी बातें बताई, एक बात और होती है, ये बाबू यहां तक जब आप नोट कर लो, यहां तक नोट करने के बाद फिर आप आगे पढ़ना और उसमें कहना कि सर संविधान सभा आखिरकार क्यों बनाई गई, वाई इट वॉज क्रिएटेड, वाई, क्यों, क्यों बनाई गई, क्योंकि भारतीय इसकी मांग कर रहे थे, इसका निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय इसकी मांग कर रहे थे। ठीक है, समझना, इसका निर्माण, इसका निर्माण इसलिए किया गया, इसलिए हुआ, हुआ क्योंकि, क्योंकि भारतीय इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि भारतीय इसकी मांग कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे, कर रहे थे। ठीक है बाबू, जी हाँ, it was created because Indians were demanding this, it was created because Indians were demanding this, Indians were demanding this। ठीक है, अब हम इसी को देखते हैं, डिमांड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियंस, इसकी मांग को हम अगले पेज पर पढ़ेंगे, यहां तक नोट करो। सुमित कह रहा है कि सर मैं खाना खा रहा हूं, बेटा खा लो खाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ कैसे हो आप लोग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ये बताओ, बहुत बढ़िया भाई। नोट कर लिया, शाबाश। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, समझिए अब आगे। नेक्स्ट हेडिंग, संविधान सभा की मांग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिमांड्स, इससे रिलेटेड कुछ डिमांड्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिमांड्स, डिमांड्स मांग, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इन सभी को समझने की कोशिश करना कैसे बनते हैं।
पहला सवाल आपसे बन सकता है, पहला पॉइंट बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? संविधान की मांग किसने की? मांग किसने की? पहला सवाल ये बन सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? संविधान सभा की मांग किसने की? किसने की? इंग्लिश में इसको समझिएगा, ये क्या बन रहा है? फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बन गया। ये बनता है फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली। फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कांग्रेस ने पहली बार संविधान के लिए जो मांग की है अनौपचारिक तौर पर, वो कब की? अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस की पहली मांग, कांग्रेस की पहली संविधान की मांग, पहली संविधान की मांग, पहली संविधान की मांग कब आई है? ठीक, याद रखना। कांग्रेस फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल बन सकता है कांग्रेस की पहली संविधान सभा की मांग। कांग्रेस की पहली संविधान सभा की मांग। कांग्रेस की पहली संविधान सभा की मांग। पहली संविधान सभा की मांग। सभा की मांग। यह है कांग्रेस फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान की मांग को कब माना गया था? संविधान सभा की मांग को कब माना गया? ये संविधान सभा की मांग को कब माना गया? सभा मांग को ब्रिटेन सरकार ने कब माना? मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब माना? ब्रिटिश सरकार ने कब मंजूरी दी? ने कब मंजूरी दी? कब मंजूरी दी? तो भाई ये आपके निम्नलिखित क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब मैं इन सभी का आंसर आपको दे देता हूं। आई एम यूजिंग द कलर ग्रीन फॉर दिस। ठीक है, याद रखना। सबसे बात, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? बाबू ये मांग की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने की है। और यह मांग की है बाबू 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग की है। ठीक है, चलो। पहली डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई है वो हुई है 1934 में, और ये की है एम एन रॉय ने। एम एन रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ रॉय। कांग्रेस की पहली संविधान की मांग कब हुई है? भाई कांग्रेस की मांग है पहली, कांग्रेस ने डिमांड की। कब? कांग्रेस ने डिमांड की 1928 में, कलकत्ता। 1928 कोलकाता, 1928 में कोलकाता में। किसके द्वारा की गई थी मांग? भाई मोतीलाल। संविधान की मांग है बाबू, ये संविधान की। मोतीलाल। मोतीलाल का पूरा नाम मोतीलाल नेहरू। और इसी समय इन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। इसी समय बाबू इन्होंने क्या दिया था? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। नेहरू रिपोर्ट कोलकाता में ही पेश की थी, है कि नहीं? जी हाँ। दूसरा,
कांग्रेस की पहली संविधान सभा की मांग, ये 1936 फैजपुर, 1936 फैजपुर 1936 में की है। फैजपुर सेशन है, फैजपुर महाराष्ट्र में है, ये जवाहरलाल नेहरू ने की है। फैजपुर, फैजपुर, फैजपुर कहां पे है बाबू? महाराष्ट्र। और ये किसके द्वारा की गई है भाई? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार इस डिमांड को माना कब गया था? When it was first accepted, अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर 1940 में इसको पहली बार स्वीकृति दी गई। ठीक है, चलो तो बाबू ये ऐसे रहने वाला है। ये इसके डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से चारों ही क्वेश्चंस में आपको, पांचों ही क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट नहीं होगा। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ना फटाफट। और बताओ कैसे हो आप? मजा आ रहा है जीवन में? है बाबू? वॉइस बहुत तेज है तो थोड़ा कम कर लो अपने फोन से, है अपने फोन से थोड़ा बहुत कम कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा बनकर कब तैयार हुई? फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब संविधान संबंधित जो बातें हैं उनकी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई हर्ष, होता है ऐसा। मिश्रा जी नोट कर लिया आपने? एक आध बच्चा और नोट कर ले फिर बढ़ता है। सर 1936 में जो सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का ये कहना है, पल्लवी प्रजापत का कहना है। सुनो बेटा, जो डिमांड मानी गई थी वो फैजपुर में मानी गई थी। इस पे एक डिस्प्यूट पॉइंट देखने को मिलता है। डिस्प्यूट पॉइंट क्या था कि 1936 में एक और सेशन हुआ था जो कि बाबू आपका लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था। याद रखना, मांग फैजपुर में ही की गई थी, मांग फैजपुर में ही की गई थी। लखनऊ में इसे पास किया गया था, इसे पास किया गया था, पास किया था। मांग बेटा मैंने यहां पूछा था सभा की मांग कब की गई थी? मांग फैजपुर महाराष्ट्र में ही हुई थी जो नेहरू ने की थी, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? लखनऊ में एक्सेप्ट किया गया था। ये था पॉइंट, जो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जो कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। दिस इज ए कंफ्यूजिंग पॉइंट, दिस इज ए कंफ्यूजिंग पॉइंट। ओके, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगर ये चीज आप देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। अब जैसे हमारी संविधान सभा होती है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं कि भाई जब हमारी संविधान सभा ये बनी तो इसके अंदर कुछ महिलाएं थी, इसके अंदर कुछ महिलाएं देखने को मिलती थी। ठीक है, याद रखना। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ प्रमुख महिलाएं भी आपको देखने को मिली हैं संविधान सभा में। प्रमुख महिलाएं, प्रमुख महिलाएं कितनी थी प्रमुख महिलाएं? सर 15 महिलाएं थी इसमें, 15, 15 महिलाएं थी। कब की बात है बाबू? ये 1946 की बात है, 1946 में थी, 1946 में थी। क्लियर है? जी हाँ, 1940 में महिलाएं कितनी थी बाबू? 1940 में महिलाएं थी 15। ठीक है, याद रख। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई SC कैटेगरी से कितने थे, अनुसूचित जाति से कितने थे? अनुसूचित जाति से कितने थे? 26। अनुसूचित जनजाति से कितने थे? 33। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश जब उस समय उसको यूपी या संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो इसमें से 55 थे। इन फ्यू बुक्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 56। कुछ किताबों में इसको 56 दिया गया है। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये 56 था, 56 था, कुछ बुक्स कहती हैं, बट 55 इसमें ज्यादा सही माना जाएगा। वो दरअसल क्या है कि वो इसमें सरोजनी नायडू को शामिल नहीं करते 55 वाले में। ठीक है, उनको सॉरी 55 वाले में हम बेगम हजरत महल को शामिल नहीं करते, सॉरी बेगम एजाज रसूल को शामिल नहीं करते, एजाज रसूल को, क्योंकि वो मुस्लिम लीग की महिला थी इस वजह से। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो मैंने बताया 55 यहाँ पे है, 56 कुछ बुक्स बताती हैं, 55 है। ये किसी भी क्षेत्र से सर्वाधिक थे, किसी भी क्षेत्र से सर्वाधिक।
क्षेत्र से सर्वाधिक देखने को मिलते थे, किसी भी क्षेत्र से सर्वाधिक देखने को मिलते थे, किसी भी क्षेत्र से सर्वाधिक ये देखने को मिलते थे। ठीक है जी हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि भाई अगर आपसे पूछे मुस्लिम्स कितने थे इसमें, मुस्लिम टोटल मुस्लिम कितने थे, वो 79 थे। मुस्लिम टोटल मुस्लिम कितने थे बाबू इसमें, 79। याद रख पाएंगे आप? जी हाँ, है ना? जी हाँ। अब हम क्या बात करते हैं, अब इंपोर्टेंट महिला, क्या ये जानना जरूरी है? आजकल एग्जाम्स में बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है, तो इसको नोट करें आप, नोट करें। कौन कौन सी 15 महिलाएं देखने को मिलती थी, उनका नाम लिखना होगा। आयुष बेटा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बाबू सेलेक्ट नहीं होता ना बाबू, आयुष हर कोई कहां सेलेक्ट होता है, आप खुद भी सोचो। ठीक है, थैंक यू शुभम। अब जो जो 15 महिलाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। सर आपने 73 लिखवाया था कल बाबू, 73 मुस्लिम लीग के थे, वो पॉलिटिकल पार्टी है, ये मुस्लिम है, कांग्रेस में भी तो मुस्लिम थे, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है चलो, तो अब हम क्या करते हैं, 15 फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। 15 फीमेल्स को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहां पे आपको देखने को मिल रही हैं, पर ये बहुत छोटा नाम होगा तो शायद आप ना लिख पाए, मुझे यहां से ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं 15 के 15 नाम आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है जी हाँ। सबसे पहले आप देखेंगे अम्मू स्वामीनाथन, 15 लिखना है तो पहले लिखेंगे अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरे पे लिखेंगे एनी मस्करने, एनी मस्करने, एनी मस्करने लिखेंगे। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। चौथे पे आप लिखेंगे दक्षियानी वल्यादुन, दक्षियानी वल्यादुन, दक्षिणी वल्यादुन। पांचवें पे आप लिखेंगे दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। इसके बाद लिखेंगे आप हंसा जीवन मेहता, हंसा मेहता। इसके बाद आप 7वें नंबर पे लिखेंगे कमला चौधरी, कमला चौधरी। फिर आप लिखेंगे लीला रॉय, फिर आप लिखेंगे लीला रॉय, लीला रॉय लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मालती देवी या मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी। उसके बाद आप लिखेंगे पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। उसके बाद आप लिखेंगे राजकुमारी अमृत कौर, कुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। इसके बाद 12वें नंबर पे आप लिखेंगे रेणुका रॉय, रेणुका राय। इसके बाद 13वें नंबर पे आप लिखेंगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू। डे डलिया, अच्छा ड ड, सरोजनी नायडू। इसके बाद आप लिखेंगे जो है 14th नंबर पे लिखेंगे सुचिता कृपलानी, कृपलानी। और लास्ट 15 नंबर पे लिखेंगे आप विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। अब जानने वाली बात यह है, ठीक है, जानने वाली बात यह है कि ये सब के सब वो हैं जो पार्टीशन से पहले हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी लिखना बंद करो, पहले मेरी बात सुन लो। पूछा जा सकता है कि इसमें ऐसी कौन थी जो एकमात्र मुस्लिम लीग से चुनी गई थी, ओनली मुस्लिम लीग फीमेल, दैट वाज बेगम आजाद रसूल। ये मुस्लिम लीग से चुनी गई थी, एकमात्र मुस्लिम थी।
ठीक है, एकमात्र मुस्लिम, और कहां से चुनी गई थी? मुस्लिम लीग से। एकमात्र मुस्लिम थी और मुस्लिम लीग से चुनी गई थी। एकमात्र मुस्लिम थी और कहां से चुनी गई थी भाई? मुस्लिम लीग से। कहां से चुनी गई थी? मुस्लिम लीग से चुनी गई थी। मुस्लिम लीग से चुनी गई थी। ठीक है, याद रखना। ये 1946 की बात है। ये सारी इंडियंस थी। अरे मैंने बता तो रहा हूँ, सारी इंडियंस हैं। ठीक है, एमी स्वामीनाथन भी इंडियंस ही है। जी हाँ। इसके बाद दक्षिणानी वल्यादुन, ये केरल से चुनी गई थी और ये एक दलित थी। ये केरल से चुनी गई थी और ये एक दलित थी। कहां से चुनी गई? केरल से। और ये एक दलित थी, दलित। ये ओनली दलित थी, एकमात्र दलित है ये, ओनली। इनके अलावा और कोई दलित महिला यहां पर नहीं चुनी गई। इसके बाद आपको देखने को मिलता है राजकुमारी अमृत कौर। ये भी एकमात्र सिख के तौर पर याद रखना है। लेकिन इनके लिए जरूरी क्या है कि इनके जो पिताजी हैं, इनके जो पिताजी हैं, इनका नाम था हरनेक सिंह। हरनेक सिंह ने ही एम्स बनाए हैं, ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर। जो देखते हो ना आप, ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर, मेडिकल सेंटर, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। जो एम्स आप देखते हो ना, एम्स दिल्ली, ये सब का सब, ये इनका ही कॉन्सेप्ट था, हार्दिक जी का। राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट में शामिल होने वाली भी एकमात्र महिला है ये हेल्थ मिनिस्टर भी थी। हेल्थ मिनिस्टर भी थी। हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री भी थी ये, मंत्री भी थी। स्वास्थ्य मंत्री कब थी? 1947 में। एकमात्र फीमेल थी वहां पे। सरोजिनी नायडू यूपी की पहली सीएम बनी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी, यानी राज्यपाल, यूपी की पहली राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, जी हाँ। ठीक है, AIIMS। ठीक है, चलिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सुचेता कृपलानी यूपी की पहली सीएम बनी, यूपी की पहली महिला सीएम, यूपी की पहली महिला सीएम, महिला सीएम, सीएम। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी, नेहरू की बहन थी, नेहरू सिस्टर, JL नेहरू सिस्टर, जवाहरलाल नेहरू की बहन है ये, नेहरू सिस्टर, उनकी बहन है, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है। ठीक है, याद रखना। ये यूएसएसआर में पहली, यूएसएसआर में पहली भारतीय महिला भी थी। शुभम बेटा, उस पर यार अलग अलग विचार है मेरे, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, ऐसा बोल दे सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर। अब क्या आपको बात समझ में आई? अब इसके अंदर बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिए। ये चेयरमैन पैनल में कौन शामिल थी? दैट वाज दुर्गाबाई देशमुख, चेयरमैन पैनल में भी शामिल थी। बहरहाल जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं वो तो आपके लिए जरूरी है ही है, बट इसके अलावा इनके इन पॉइंटर्स को भी पढ़ लेना जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना। क्लियर? जी हाँ। पूछा जा सकता है इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत पर कौन महिला काम करती थी? मार्क्सवादी फीचर्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? दैट इज मालती देवी चौधरी। ये मार्क्सवादी सिद्धांतों पर काम करती थी। किस पर? मार्क्सवादी पर। ठीक है, चलिए। कहां की थी? त्रिपुरा, त्रिपुरा से थे ये। मार्क्सवादी सिद्धांत था इनका, मार्क्सिस्ट थी ये, लिख सकते हैं, मार्क्सिस्ट थी। और ये त्रिपुरा से इनका संबंध है, त्रिपुरा से मार्क्सिस्ट। ठीक है, एक धारणा होती। जब आप ये नोट कर लें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे संविधान सभा की समितियां। फिर हम लिखेंगे बाबू संविधान सभा की समितियां। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी संविधान सभा की समिति। डाइवोर्स अधिनियम इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था? रेणुका रॉय के द्वारा। इनके द्वारा ही डाइवोर्स अधिनियम बनाया गया था, याद रखना। ठीक है, चलो। रेणुका रॉय के द्वारा क्या बनाया गया था? डाइवोर्स एंड मैरिज एक्ट जो है वो बनाए गए थे। हिंदू अधिनियम बहुत सारे बनाए हैं इन्होंने, रेणुका रॉय ने।
बहुत बढ़िया तन्नू। मार्क्सिस्टिक समाजवादी धारणा होती है, यानी समाज का उत्थान करना ही एक रूलर का मुख्य उद्देश्य होता है। करंट अफेयर्स के लिए नहीं बताया शेखर, करंट अफेयर्स में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं जब करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दूंगा। क्या बाबू? ओके, स्टार्ट करें भाई, अगली हेडिंग आप डालेंगे। नोटेड, ओके। अब आप हेडिंग डालें संविधान सभा की समितियां। समितियां, संविधान सभा की बाबू समितियां, आप हेडिंग डाल लीजिए। समितियां, समितियां यानी कमेटीज। संविधान सभा में बाबू दो प्रकार की कमेटीज देखने को मिलती थी, ठीक है, दो प्रकार की कमेटीज देखने को मिलती थी। बताइए सर। एक थी इसके अंदर बड़ी समितियां, एक बड़ी थी, बड़ी या वृहद समितियां, वृहद समितियां। कुछ थी लघु या छोटी, छोटी समितियां। मेजर या माइनर कमेटीज आपको देखने को मिलती थी, मेजर या माइनर कमेटीज देखने को मिलती थी। माइनर, जो मेजर कमेटीज थी, टोटल समिति कितनी थी? 21 थी। जो मेजर थी बाबू, मेजर थी 8 थी, और जो माइनर थी वो कितनी थी बाबू? 13। 13 जो थी माइनर थी, 8 जो है इसमें मेजर थी। क्लियर है? जी हाँ। अब कुछ बच्चों का कहना होता है सर ये 14 थी, वो कुछ बुक्स में 14 लिया हुआ है। सम बुक्स सेज दैट इज 14। इसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा। सम बुक्स से सेज इट्स 14, बट वो गलत फैक्ट है। कुछ बुक कहती है कि 14 है, पर बाबू वो गलत फैक्ट है, वो सही फैक्ट नहीं है। ठीक है, मैं किसको सही मानता हूं? मैं इसी को सही मानता हूं। आप 14 भी मानते हो तो आप मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, रीजन इसके पीछे का क्या होगा जब मैं आपको समितियां बताऊंगा तब उसका भी रीजन बता दूंगा कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है 14 थी। ठीक है, चलो। 21 थी वास्तविकता में। इन एक्चुअल दैट वाज 21, इन एक्चुअल दैट वाज 21, वास्तविकता में ये 21 थी। ठीक है, अगर 14 थी तो भैया 14वीं का नाम बता दो, सीधी बात। हाँ, 14 थी तो 14वीं का नाम बता दो। खैर संविधान सभा में ये थी। अब सबसे पहले हम बड़ी समितियों की बात करेंगे। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? फटाफट हेडिंग डालिए, मेजर कमिटीज। इस वाले पेज पे मैं लिख सकता हूं मेजर कमिटीज को। मेजर कमिटीज की हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए मेजर कमिटीज। सत्यम बेटा क्या दिक्कत है? अरे सत्यम चीता की दिक्कत है भाई। चलो, अब हम बात करते हैं मेजर कमिटीज। पुट ऑन द हेडिंग मेजर कमिटीज। मेजर कमिटीज, मेजर कमिटीज। वृहद समितियां हैं, समितियां। तो जैसे मैंने बताया कि भाई ये 8 हैं, तो 8 के हिसाब से अपन इनको देखते हैं कि 8 कौन कौन सी है। तो पहले सबसे पहले आपको देखने को मिलती है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, दैट इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति आपको देखने को मिल जाएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये समझ लेना पहले, ये क्या थी कि संघ का संविधान कैसे होगा, यानी सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट होगा, उसके बारे में क्या कुछ हो सकता है वो इसमें बताया गया था। ठीक है, समझ गए। दूसरा है भाई इसमें संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दैट मेंट टू से वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन पावर कमेटी। इसका क्या था? इसका ये था
कि भाई संघ के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उधर था संघ का संविधान कैसा होगा, दोनों है। ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रोविंसेस को लॉ बनाने का जो एक्ट है वो कौन सा अधिनियम से आया था, नीशु देशवाल बेटा 35 था आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा इसमें था, तीसरी कमेटी इसमें आपको देखने को मिलती है राज्य संविधान समिति। ठीक है, राज्य संविधान समिति, इसको बोलते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन तीनों का ही अध्यक्ष कौन था, दैट वाज जे एल नेहरू। इन तीनों का ही अध्यक्ष कौन था, तीनों का ही अध्यक्ष था जे एल नेहरू। जे एल नेहरू इन तीनों का ही अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ये तीन तो हो गए, ठीक है सर। इसके बाद बाकी देखिए, बाकी बताइए, बाकी बताइए भाई। फोर्थ इसमें देखने को मिलता है हमें प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति को कैसे कहा जाता है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी। ठीक है, इसके हेड कौन है, सरदार पटेल। इसके हेड कौन है, सरदार पटेल। कि वो प्रांत जो होंगे, प्रांत किस भांति कार्य करेंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो दलजीत भाई आइए आइए बैठिए। यहां देखो पांचवी समिति आपको देखने को मिलती है, दैट इज परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी थी। एक परामर्श समिति थी, एक एडवाइजरी कमेटी थी। एडवाइजरी थी, एडवाइजरी, एडवाइजरी कमेटी थी। और इस एडवाइजरी कमेटी के दो हिस्से हुआ करते थे। एक तो था इसके अंदर अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति, उपसमिति, माइनॉरिटी सब कमेटी। एक तो थी माइनॉरिटी के सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी थी। दूसरी थी बाबू मौलिक अधिकार सब समिति, मौलिक अधिकार सब समिति, मौलिक अधिकार उपसमिति थी दूसरी। मौलिक अधिकार उपसमिति थी, यानी फंडामेंटल राइट्स, मेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी। और इन दोनों ही समितियों को अलग अलग अध्यक्ष भी थे। वैसे तो परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे, सरदार पटेल हेड थे। लेकिन इन दोनों समितियों के अंदर अल्पसंख्यक के अंदर एचसी मुखर्जी ये हेड थे। और यहां पर मौलिक अधिकार जो उपसमिति है मौलिक अधिकार के लिए, वो जेबी कृपलानी थे, कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। तो ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलो। मनोज कुमार नाम का बच्चा है, इसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि नोट कैसे बनाए। बेटा ये कौन से नंबर की क्लास है, आपको थोड़ा इतना सा भी अंदाजा है? अगर आप अभी तक नोट्स ही नहीं बना पा रहे थे तो अब तक पढ़ क्या रहे थे मनोज आप, है बेटा? या अभी जल्दी में ज्वाइन हुए हैं आप? अगर जल्दी में ज्वाइन हुए तो बीच में से क्यों देख रहे हो, शुरुआत से देखो। अभी तक नहीं बना पा रहे थे तो अब तक क्या कर रहे थे ये बताओ। और बेटा नोट्स बनाने में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा जो जैसे मैं नोट करता जा रहा हूं ऐसे तुम नोट नोट करते चले जाओ। तुम्हारे पास भी तो नोटबुक है, तुम्हारे पास भी तो पेन है, बताओ। बेटा बहाने तो 70 मिल जाएंगे कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, लेकिन सफलता बहाने थोड़ी मांगती है बाबू।
सफलते बहाना नहीं मांगते बाबू, बस जो बहाने देते थे ना वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है। चलिए नोट हो गया है, तो नेक्स्ट 5 समितियां हो गई हैं। देखिए अब 3 समिति और बची हैं, बस आगे बढ़ते हैं। पल्लवी बेटा, एक तो आपको जहां से भी आप पढ़ी हैं आपने बहुत सारा डेटा गलत याद किया हुआ है। तो आप ऐसा करिए कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना वो आप आराम से लिख लें, ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन। हाँ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपकी बाकी समितियां देखते हैं। ठीक है, मैं बेटा यहाँ कोई स्लाइड ला के और उस पर टिक नहीं लगाता जा रहा। आई एम जस्ट क्रिएटिंग द हिस्ट्री। बॉय लिसन टू दिस। छठवा लिखिए आप। छठवीं समिति है आपकी संचालन समिति। संचालन समिति, स्टेयरिंग कमेटी। स्टेयरिंग कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सातवीं आपको देखने को मिलती है बच्चे, कार्य प्रक्रिया समिति। कार्य प्रक्रिया समिति। कार्य प्रक्रिया समिति। वर्क प्रोसीजर कमेटी। कमेटी। वर्क प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, यहां तक ही बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन है। दोनों के ही अध्यक्ष कौन है बेटा, दोनों के ही अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों में। ठीक है, चलो इसके बाद आठवीं समिति के तौर पर आपको देखने को मिलती है ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप समिति बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रारूप समिति। ठीक है, क्या बोला जाएगा बाबू, इसको प्रारूप समिति इसको बोला जाएगा। इसको प्रारूप समिति बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वो प्रारूप समिति इसको बोला जाएगा। ठीक है, चलो सर आपसे पढ़ा था सीएचएसएल वाले बैच में। बेटा अगर आपने मुझसे ही पढ़ा था सीएचएसएल वाले बैच में तो मुझे ऐसा याद है कि आज तक मैंने कभी भी परामर्श समिति के अंदर सरदार पटेल के अलावा कोई और नहीं लिखवाया। ठीक है बाबू, टेंशन मत लो। तो आप उसको एक बार अपडेट कर लेंगे। अगर आपने कहीं से लिख लिया है, गलत लिख लिया, तो आप उसे अपडेट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि जो चीजें हैं वो आप अच्छा करें बस। ठीक है बाबू, चलो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी बोला जाता है, इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं, इसको मसौदा समिति भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मसौदा समिति भी बोलते हैं। और इसके जो हेड है दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके हेड कौन है, हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरा नाम बी आर अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है दैट इज ऑन 29 अगस्त 1947। सबसे बाद में इसका गठन किया क्योंकि सबसे बाद में हमें संविधान को ड्राफ्ट करना था। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अब इसके अंदर सदस्य कितने थे, इसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे। अब 6 के 6 सदस्यों को थोड़ा देख लेते हैं। इसके थे सबसे पहले, ये इंग्लिश में लिखी हुई है भाई कमेटी, अगर किसी को चाहिए इंग्लिश में भी लिखी हुई है, एक स्लाइड है मैंने डाल दी है। 8 मेजर कमेटी जो पीछे लिखे वही। ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है जो आपको यहां देखने को मिल रही है। 29 अगस्त
1947 में बनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड है। ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान। अब इसमें क्या चीज चेंज होती है? ठीक है, अब इसमें क्या चीज चेंज होती है वो समझिए कि भाई बीएल मित्र जो थे ये रिजाइन कर देते हैं क्योंकि इनके विवाद थे। किसके साथ विवाद थे? डॉक्टर भीमराव के साथ। रिजाइन करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र दिए जाने पर इनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिस व्यक्ति का जो नाम है दैट इज एन माधव राव। इनके स्थान पे कौन काम करता है फिर? एन माधव राव। एन माधव राव, नारायण माधव राव। ठीक है जी हाँ। अब बात आती है डीपी खेतान। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, डेथ। और इनकी मृत्यु के बाद यहां टीटी कृष्णामाचारी इस पद को संभाल लेते हैं। टीटी कृष्णामाचारी पद को संभाल लेते हैं। कृष्णामाचारी पद को संभाल लेते हैं। टीटी कृष्णामाचारी पद को संभाल लेते हैं। ठीक है, ये सारे मेंबर्स का नाम लिख लेना। फटाफट बताइए अगर लिख लिया है तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या संविधान में एंग्लो इंडियंस भी थे? एंग्लो इंडियंस की परिकल्पना तो 1955 में हुई है, उससे पहले एंग्लो इंडियंस की परिकल्पना ही नहीं थी। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर लिखना है? नहीं बेटा, आपको भंडारा कराना है। क्या यार तुम कैसे वाला कौन? अबे लिखना ही तो है, तभी तो लिखा है मैंने। और बताओ। सर मैंने एनटीपीसी वाले बैच में हिस्ट्री पढ़ी है, आपसे मजा ही आ गया। थैंक यू भाई। साइड हो जो। लो भाई साहब, फटाफट भैया, नोट होते ही बता देना। हो गया नोट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपकी लघु समितियों की बात करते हैं, स्मॉल कमिटीज की बात करते हैं, स्मॉल कमिटीज। ठीक है, चलिए स्मॉल कमिटीज की बात करते हैं। आपकी स्मॉल कमिटीज काफी कम देखने को मिलती है। लघु समितियां, इसमें सारी जरूरी नहीं है, जो जरूरी है मैं वो लिख देता हूं। लघु समितियां, लघु समितियां, माइनर कमिटीज, माइनर कमिटीज, माइनर कमिटीज देखते हैं भाई कौन कौन है। देखो सबसे पहले फाइनेंस एंड स्टाफ के लिए आप लिख लेना। ठीक है, चलो वित्त व स्टाफ समिति, स्टाफ समिति। इंग्लिश वाले बच्चे वहां से लिख सकते हैं, उस पर मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, ये किसके पास थी? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद। एक झंडा समिति थी, झंडा समिति। हेड्स कौन थे झंडा समिति के? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपालानी। लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर पाए, तो एक तदर्थ झंडा समिति बनी थी, तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति, ध्वज समिति। और इसके हेड कौन थे तदर्थ राष्ट्रध्वज समिति के? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया। सदन समिति, सदन समिति, इसके हेड कौन है? पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है एक, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है व्यापार समिति, व्यापार समिति। और व्यापार समिति किसके पास है? मुंशी के पास है, के एम मुंशी, के एम मुंशी के पास है।
ठीक है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही देख लेना बस, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू शुभम। ठीक है, चलिए आज के लिए बाबू इतना ही रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कल की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होगा? दैट इज प्रोसीडिंग्स एंड वर्किंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी संविधान सभा के बारे में अभी आपने अबाउट देखा कि संविधान सभा में कौन है, कौन नहीं है, कौन कैसे है, और कल हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से काम कराया है भारत के अंदर। ठीक है, हम वो कल देखेंगे कि भाई किसने क्या किया, क्यों ऐसा कहते हैं कि संविधान इन्होंने बनाया, क्या वो सही है या इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। उन सभी बातों पे कल गहन चर्चा होगी। सर, करंट अफेयर्स एप्लीकेशन पे लगाओगे या यूट्यूब पे? बेटा अभी एज पर द प्लान मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे लगाऊं, देन बाकी तब की तब देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय